दीदी के साथ बदलते भारत की शान। लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, इनके लिए उनके लिए भी। छटाक पर हंसी, अरे क्या, छटाक पर खुशी। ए भाई लाइफ में जरूरी है छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी, छटाक पर हंसी, छटाक पर खुशी। नमस्कार, मैं हूँ श्रुति पनवर और स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चहेते शो में जिसका नाम है छटाक भर खुशी। अब मैडम जी, वो ज्ञान की देवी डिजिटल दीदी किधर हैं? अपना दुनिया में लौट गई का? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहा। आपको कुछ कहा है क्या? अरे हमसे कहाँ काश चली जाती। हो सकता है मैडम जी कि इंसानों से उब के अपनी दुनिया में चली गई हो। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गलत समझ रहे हैं आप फेमस लाल जी। इंसान जो है ना, मशीन से आजकल के जमाने में दूर कभी नहीं रह सकता। सही कह रही हैं। अरे मैडम जी, हाँ, अरे दीदी जी, हाँ? अरे वाह, इसको देख के क्या कमाल का डांस कर रही है। गजब दीदी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे क्या कर रहे हो? अरे रोको इसको, अरे रोको, एक मिनट बटन, एक मिनट, ये हे भगवान, दीदी क्या हो गया? ये नागिन डांस क्यों कर रही हो? अरे मैडम जी, हाँ, ये पक्का बंजारों की टोली से आ रही हैं। ये हो सकता है इनको कोनो फिल्म में रोल मिल गया होगा। आए दीदी। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। अरे दीदी, अरे दीदी, अरे बताइए मैडम जी। बैठो, अरे मैडम, चलो बैठो। हे भगवान, ये दोनों ना क्या है ये नागिन डांस? हाँ, अरे दीदी, अरे आपने हमको सपेरा बना दिया और आपकी हमारी दुश्मनी कब हुई है? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? फेमस लाल जी, अभी तक तो आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन जिस तरह से आप मेरे बारे में अफवाहें फैला रहे हैं, पक्की बात है कि बात बिगड़ जाएगी। अरे बस बस बस, बैठो दीदी, बैठो बैठो। यहाँ पर कोई किसी का दुश्मन नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि दीदी जो है वो कालबेलिया नृत्य कर रही है। ये कालबेलिया नृत्य का होता है मैडम जी? अरे हम आपको नहीं पता फेमस लाल जी, तो मैं आपको बता देती हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, दीदी सिर्फ फेमस लाल जी को ही नहीं बल्कि हमारे दर्शकों को भी बताओ सपेरा के बारे में। अभी बीच में सपेरा कहाँ से आ गया मैडम जी? आ गया नहीं, आ गई गुलाबो सपेरा जी, जो कालबेलिया नृत्य करती हैं। अच्छा अच्छा, हम भी सोचे सपेरा तो सांप नचाता है, ये कब से नाचने लगी? मजाक कर रहे हैं। चलो चलो दिखाओ। अब आपकी गलतफहमी दूर हो गई हो तो चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ गुलाबो सपेरा जी से।
कालबेलिया नृत्य राजस्थान में पाए जाने वाले कालबेलिया संप्रदाय के लोगों का अपना पारंपरिक नृत्य है। कालबेलिया बंजारों की एक प्रजाति है जो घूम घूम कर जीवन यापन करते हैं। इन बंजारों का पारंपरिक व्यवसाय सांप पकड़ना, सांप के विष का व्यापार करना और सर्पदंश का इलाज करना होता है। इसीलिए इस लोक नृत्य के स्वरूप और इसको प्रस्तुत करने वाले कलाकारों के परिधान में सांपों से जुड़ी चीजें झलकती हैं। कालबेलिया नृत्य के गीत आमतौर पर लोक कथा और पौराणिक कथाओं पे आधारित होते हैं। इस कला को विश्व विख्यात बनाने के पीछे गुलाबो सपेरा का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आप में योग्यता है तो आपको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी और इसके फल स्वरूप गुलाबो सपेरा जी को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। वाह मैडम जी वाह, कितना कमाल का नृत्य है ना, एकदम अनोखा है। वैसे अगर ये नहीं होती तो हमको तो इस नृत्य के बारे में पता ही नहीं लगता। हाँ तो लेकिन अब पता चल गया ना, और आपने देख भी लिया। अरे मैडम जी, इस देश में कितनी सारी कलाएं हैं, गीत संगीत गाना बजाना है। अगर हमको इस सब के बारे में पहले ही पता चल जाता ना तो हमको फेमस होने से कोई रोक ही नहीं सकता था। वैसे हमको भी डांस आता है। आता है? हाँ। पक्का आता है? हाँ लेकिन वो जगह नहीं है ना तो नाच नहीं सकते। ऐसी बात है फेमस लाल जी, तो ये लीजिए जगह। अरे वाह, जगह भी बन गई जी। तो भाई दिखाइए अपना टैलेंट। ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ बोलते ही हैं। जीते रहिए जीते रहिए। चलिए शुरू हुई है। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही Good job, famous लाल जी। वाह वाह फेमस लाल जी, क्या बात है, क्या बात है। देख लिया हमने आपके डांस का जलवा, और इसीलिए हम आपको खिलाएंगे गाजर का हलवा। जी जरूर खिलाइए ना, बहुत नाचे हैं हम। वैसे इतना तो हम बैरिस्टर की शादी में नहीं नाचे थे मैडम जी। क्या आप वकील की शादी में नाचे थे? ओ, वहाँ पूरी तरह से नहीं नाचे होंगे ना, इसलिए आज कसर यहीं पूरी कर दिया आपने। अरे मैडम जी, हम वकील से बहुत दूर रहता हूँ, वो तो बिना शादी का हमको बहुत नचा देगा। वैसे बैरिस्टरवा जो है ना, वो हमारा पुराना दोस्त है। ओ, तो वो वकील नहीं है क्या? अरे मैडम जी, हम फेमस हूँ का है? नहीं। हम बताए थे ना आपको कि हमारे गांव में लोग सब अपन नाम दरोगा, कलेक्टर, सिपाही, बैरिस्टर, वकील सब रख लिए हैं और उनसे उनका काम चल जाता है। जैसे आपका चल रहा है। देखिए मैडम जी, अगर हलवा खिलाना तो खिलाइए, नहीं तो अब्बे रहे तो दोबारा फैला देंगे। नहीं नहीं नहीं, रुके 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 रुके। हलवा खिलाएंगे लेकिन उसके लिए ब्रेक लेना होगा ना। हाँ। इसीलिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम छटाक भर खुशी में। अब मैडम जी, हाँ। का हलवा भी नहीं खा पाए और मुंह जल गया बिना मतलब का, बताइए। हम जा रहे हैं अपनी पाठशाला में, हमारे किसान बहन भाई लोग इंतजार कर रहे होंगे, खोज रहे होंगे हमको। फेमस लाल जी, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई खोज भी रहा होगा। सॉरी मैडम जी। हाँ, कोई बात नहीं। हेलो, हाँ, हम मशहूर फेमस लाल बोल रहा हूँ। मशहूर? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हाँ। अरे भैया कैसी बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई खेती ही नहीं होती है। हाँ, 2-4 महीना में तो जो मुनाफा दे दो, फसल भी हो जाए। अब सुनिए, हमको ऐसे डिस्टर्ब मत किया करिए।
सुनिए, बाद में फ़ोन करिएगा हमारी फेमस पाठशाला में, ठीक है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ चलिए, फ़ोन रखिए। तुम फ़ोन कर देते हैं। क्या हो गया फेमस जी, आप इतना डिस्टर्ब क्यों लग रहे हैं? अरे मैडम जी, सवाल नहीं पूछ रहा था, हमसे फिरकी ले रहा था। हाँ, 2-4 महीने में कोई फसल उगता है और मुनाफा होता है, कैसी बात कर देते? बिल्कुल होता है, होती है एक ऐसी फसल जो कम समय में अधिक मुनाफा देती है। हमको तो मालूम ही नहीं है, तो आप ही बता दीजिए। तो सुनिए, मैं आपको बताती हूँ और आप अपनी पाठशाला में जाके बता दीजिएगा। किसानों के लिए मेडिसिनल प्लांट यानी कि औषधीय पौधों की खेती भी काफ़ी लाभदायक होती है। इस खेती के प्रसिद्ध होने के कारण ये कम समय और कम लागत में अच्छा मुनाफा दिलाती है। वहीं इस तरह की खेती को कॉन्ट्रैक्ट पर खेत लेकर भी किया जा सकता है। ज़्यादातर औषधीय पौधों की खेती लगभग 3 से 6 महीनों में होती है, लेकिन तुलसी की खेती महज 20 से 25 हज़ार की लागत लगा के 3 महीने में 3 से 4 लाख रुपए का मुनाफा दिला सकती है। बाप रे, ये आप सच बोल रही हैं या हमारी फिरकी ले रही हैं? तो सुन तो लीजिए कि दीदी क्या इंफॉर्मेशन दे रही है आपको। अरे आप तो जानते हैं ना कि दीदी जो है वो इंफॉर्मेशन का भंडार है। जी 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 बिल्कुल। तो और सुनिए, तुलसी की औषधीय गुणों के कारण इसकी बाजार में भी काफ़ी मांग है। तुलसी की फसल को अप्रैल मई में शुरू किया जाता है और इसकी बुआई 2 तरीके से की जा सकती है, बीज और पौधों की कलम से। 1 हेक्टेयर यानी कि 2.5 एकड़ में इसकी खेती करने के लिए लगभग 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। तुलसी का पौधा कठोर होता है, इसीलिए उस पर ज़्यादा बीमारियां असर नहीं करती। इसकी फसल 80 से 90 दिन में तैयार हो जाती है। हाँ, लेकिन तुलसी तो कई प्रकार की होती है ना, तो हम कौन सी तुलसी की फसल लगाऊं? अब इतना तो हमें भी मालूम है कि तुलसी कितने प्रकार की होती है। हम बताएंगे आपको और हमारे किसान बहन भाइयों को भी। अब गिनना शुरू कर दीजिए कितने प्रकार की तुलसी है। जी। तुलसी की पहली प्रकार है ऑसिमम अमेरिकन यानी कि काली तुलसी, या गंभीरा या मामरी भी इसे कह सकते हैं। और दूसरी है ऑसिमम वैसिलिकम यानी मरुआ तुलसी या मुंजरीकी या मुरसा कह सकते हैं। तीसरी है ऑसिमम वैसिलिकम मिनिमम। चौथी है ऑसिमम ग्रैटिसिकम या राम तुलसी या वन तुलसी। और 5वीं है ऑसिमम किलिमंडचेरिकम यानी कपूर तुलसी। 6ठी है ऑसिमम सेक्टम और 7वीं ऑसिमम विरिडी। अब इनमें से ऑसिमम सेक्टम को प्रधान या पवित्र तुलसी माना जाता है। इसकी भी 2 प्रजातियां हैं। श्री तुलसी के पत्ते तथा शाखाएं सफेद रंग की होती हैं और कृष्ण तुलसी की पत्तियां कृष्ण रंग की होती हैं। गुण धर्म की दृष्टि से काली तुलसी को श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन अधिकांश विद्वानों का मानना है कि दोनों ही गुणों में समान हैं। क्यों फेमस लाल जी, अब पता चला ना कि कितने प्रकार की तुलसी है। अरे हाँ मैडम जी, इतना प्रकार की तुलसी है, बताइए। लेकिन एक चीज बताइए ना हमको कि हम कौन से प्रकार की तुलसी का फसल उगाएं? अरे इतना तरीके के तो हैं। फेमस लाल जी, मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट यानी CMAP के वैज्ञानिकों के द्वारा एक नए प्रकार की तुलसी का इजाद किया गया है, जिसका नाम है सौम्य। इसमें बीमारियों का असर बहुत कम होता है और इसकी पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा एक और प्रकार की तुलसी है जिसका नाम है RRLOP 14। इसकी खेती में 1 हेक्टेयर के एरिया में 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है। अच्छा, मान लीजिए कि हमने तुलसी की खेती कर, लेकिन एक तो दुविधा है हमको। बस फेमस लाल जी, मैं आपकी दुविधा समझ गई। मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी की फसल से हम 2 तरह के प्रोडक्ट प्राप्त कर सकते हैं। पहला बीज और दूसरा तुलसी की पत्तियाँ। और बात करें अगर पत्तियों की, तो पत्तियों को पीसकर जो उसका तेल निकलता है उससे भी कमाई की जा सकती है। फेमस लाल जी, अब मैं समझाती हूँ इसकी फसल से होने वाले मुनाफे के बारे में। हाँ बताइए। 1 हेक्टेयर फसल में लगभग 120 से 150 किलोग्राम तक बीज मिल जाते हैं।
जबकि अच्छी फसल में 170 से 200 किलोग्राम तक पत्तियों से तेल प्राप्त किया जा सकता है। मंडियों में बीज की कीमत लगभग 150 से 200 रुपये प्रति किलोग्राम है और इसके तेल की कीमत लगभग 700 से 800 रुपये प्रति किलोग्राम है। और अगर इसके आधार पर आंकड़े जुटाए जाएं तो लगभग 2 से 2.25 लाख तक की कमाई की जा सकती है। बाप रे बाप, बा डिजिटल दीदी, अब तो गनवे का बोली बदल जाएगा। पहले होता था कि मैं तुलसी तेरे आंगन की, अब होगा कि मैं तुलसी तेरे तिजोरी की। अब हलवा छोड़िए, तुलसी की चाय पीते हैं। जी बिल्कुल फेमस लाल जी, आप ज़रूर पीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और मैं आपको लेके चलूँगी ऐसी जगह जो पारसी भोजन के लिए फेमस है। अरे वाह, एक मिनट, अरे फेमस तो हम हैं, तो वो कौन है? अब चलिए चलिए चल के देखते हैं कौन है। आप यहीं रहेंगे, आपका तन कुर्सी पे बोझ बन के रहेगा और मन चंचल होके पारसी खाने के स्वाद में खो जाएगा। लेकिन दीदी अब इतना फैलाओगी तामझाम तो उसके लिए तो हमें लेना पड़ेगा ना अल्प विराम। इसीलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। छटाक भर खुशी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छटाक भर खुशी। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने शो में जिसका नाम है छटाक भर खुशी। क्या फेमस लाल जी? हाँ मैडम जी, चाय तो खत्म हो गई आपकी, ब्रेक भी खत्म हो गया है, तो दीदी अब कहाँ ले जा रही हो हमें? पारसी फूड खिलाने, जिसे बनाएंगी शेफ अनाहिता ढूंढी और उनसे बातचीत करेंगी साधना जी। हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अरे हमें भी वहाँ जाने का मन करता है, हमारा भी मन करता है कि हम साधना जी से मिलें, हमारा भी इंटरव्यू लें, लेकिन आप कहाँ समझेंगी? आप तो मशीन है ना, आपके अंदर दिल कहाँ है? करेक्ट। फेमस लाल जी, हो गया आपका? रोना रो लिए ना? अरे कम से कम हम हेड शेफ से तो मिल लें, देख लें, क्यों दीदी? जी बिल्कुल, तो फिर चलें पारसी फूड का लुत्फ उठाने। पारसी खानपान भारतीय पाक शैली को विविधता और खूबसूरती प्रदान करता है। पारसी खाना शाकाहारी गुजराती पाक शैली और मांसाहारी ईरानियन पाक शैली का मिश्रित रूप है। खाना बनाना और खिलाना शेफ अनाहिता के डीएनए में है। वे लोगों को यह बताने के मिशन पर हैं कि पारसी खानपान में बहुत कुछ है। उन्हें किचन में नए प्रयोग करना पसंद है। पारसी खानपान पर ईरानी, गुजराती और ब्रिटिश तौर तरीकों का प्रभाव है। मीट, नट्स और अंडे पारसी व्यंजनों के मुख्य घटक हैं। 500 से अधिक वर्षों से गुजरात के तटीय इलाकों में रहने के कारण पारसी लोग अपने पकवानों को टमाटर और विनेगर की मदद से खट्टा मीठा बनाने लगे हैं। उनके खानपान में मछलियां भी शामिल हो गई हैं। वहीं पारसी नाश्ते और डिजर्ट में बनने वाले चिकन पाई, पैनकेक और कस्टर्ड जैसे पकवान ब्रिटिश के प्रभाव का नतीजा है। आइए पारसी खाने के बारे में शेफ अनाहिता से बात करते हैं। नमस्कार। हमारे देश के हर अंचल की अपनी बोली है, अपने रीत रिवाज है, अपना रहन सहन है, अपना पहनावा है और अपना खान पान है। आज हमारे बीच है पारसी खाने की जानी मानी शेफ अनाहिता ढूंढी। अनाहिता जी, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा है आज प्रोग्राम में आके, और आप हमारे रेस्टोरेंट में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बताइए, पारसी खाने की विशेषता क्या है? पारसी खाने के बारे में कुछ बताइए। बहुत लोगों को एक्चुअली पारसी खाने के बारे में पता नहीं है, और ये ऐसा एक खान पान है जो
5 अलग cuisines का मिक्स है। अच्छा, इट्स नॉट कि एक जगह से ये खाना है, जैसे अगर उत्तराखंड का खाना है वो एक रीजन से होता है, या फिर बंगाली फूड है वो एक रीजन से होता है, बट पारसी खाना जो है वो एक्चुअली 5 अलग अलग cuisines का मिक्स है। ये कौन से cuisines हैं? तो हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हम जहाँ से आए थे, उनके पास बहुत सारा पर्शियन इन्फ्लुएंस था, तो वो ईरान से आए थे और कई कई साल पहले वो इंडिया में आए थे और गुजरात की कोस्ट पे आए थे। तो ईरान का बहुत खाना है जो हमारे खाने का इन्फ्लुएंस है। गुजराती खाने का बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, जो अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं और जो उगता है। देन यू हैव महाराष्ट्रियन इन्फ्लुएंस, गोयन इन्फ्लुएंस और थोड़ा बहुत ब्रिटिश इन्फ्लुएंस भी है। अच्छा, तो वो सारे पांचों का, और एक्चुअली आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो सारे कोस्ट लाइन पे हैं। हाँ। तो उन पांचों कुजीन का, समुद्र के तट पर है ऐसे। बिल्कुल, पांचों कुजीन का मिक्स है पारसी खाना, जो एक्चुअली पूरी दुनिया में पॉपुलर है। पारसी खाने पर 5 जगहों का प्रभाव है, बाकी खाने पर पारसी खाने का क्या प्रभाव है? पारसी खाने में एक्चुअली काफ़ी सारा इंडियन इंग्रेडिएंट्स पे फोकस है। इसका मतलब कि जो हमारे देश में उगता है, जो हमारे देश के किसान बनाते हैं, हम उसको पॉपुलराइज करते हैं। और हमारे किचन में वहाँ पे जो भी हम आइटम्स यूज़ करते हैं वो सब इंडियन इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब सारे भारतीय इंग्रेडिएंट्स हैं, कुछ भी हम बाहर से नहीं मंगवाते। अच्छा, आज के दिन अगर कोई पढ़ा लिखा किसान हो और वो शेफ बनना चाहे तो आप उसे क्या सलाह देंगे? पहले तो मैं यही कहूँगी कि शेफ बनना मतलब आपको बिल्कुल खाने के बारे में पागल होना पड़ेगा। सिर्फ 3 बार दिन में आप ये नहीं सोच सकते कि अच्छा मुझे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाना है, बट आपको हर टाइम सोचना पड़ेगा कि मैं क्या कुछ नया बना सकता हूँ। यू नो, देयर हैज़ टू बी थोड़ा बहुत क्रेज होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। बिल्कुल जुनून होना चाहिए। आप सारा टाइम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ बनाने के लिए या कुछ टेस्ट करने के लिए कि अच्छा आपके मुंह में पानी आ जाए वो बना के या सोच के। तो शेफ बनने में आपको ये जुनून चाहिए, क्योंकि काफ़ी मुश्किल काम है। प्रोफेशनल किचन में आपको बहुत टाइम के लिए खड़ा होना पड़ता है, गर्मी बहुत होती है, खाना बहुत बनाना पड़ता है, और घर पे तो हम थोड़ा सा ही बनाते हैं अपने फैमिली के लिए, बट यहाँ पे आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है अगर आप बनना चाहते हो शेफ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी लड़कियाँ ये देख रही हैं और जो भी लड़कियाँ शेफ़ बनना चाहती हैं, ये मत सोचो कि आप सिर्फ घर पे खाना बनाएंगी, क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मेरा इंटरव्यू लिया जा रहा है और ये रेस्टोरेंट हमने 6 साल पहले खोला था। तो आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप अगर खाना बना सकते हैं घर में, आप उसको प्रोफेशनली भी बना सकते हैं। आप काम कर सकते हैं, आप अपने पैरों पे खड़े होकर आप अपना नाम बना सकते हैं अगर आपके हाथों में वो है, वो बात है जो आपने अपनी मम्मी से सीखा हो या अपनी दादी से सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो आपने, बट आपको वो उसमें पूरा दिल डाल के उसको एंजॉय करना चाहिए और आप शेफ बन सकते हैं। बस एक आखिरी सवाल, इतनी कम उम्र में आपने इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई? ये शुरुआत एक्चुअली काफ़ी कम उम्र में हुई थी, अभी तो काफ़ी ज़्यादा है, बट उस टाइम पे जब मैं 8 या 10 साल की थी, मैंने अपनी मम्मी के साथ खाना बनाना शुरू करा था। और मेरी मम्मी एक्चुअली केटरिंग भी करती थी घर से। अच्छा। तो वो कुछ ना कुछ नया बनाती रहती थी, तो मैं उनको हेल्प करती थी। और मम्मी ने देखा ये छोटी सी लड़की बहुत इंटरेस्टेड है, तो उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा। पढ़ाई हमने करी, काफ़ी होटल में, ताज, ITC, अलग अलग 5 स्टार होटल्स में मैंने काम करा और काफ़ी एक्सपीरियंस लिया है। अब मुझे 10 साल हो गए प्रोफेशन में, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ कि यंग स्टूडेंट्स मुझसे बात करने आते हैं, या यंग किसान हो, कोई भी हो जो इंटरेस्टेड है, और वो मुझसे पूछे कि हम कैसे करें इसको, कहाँ जाए, कौन सी पढ़ाई करें। हाँ, ये बताना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो आप 10th और 12th की नॉर्मल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आपको IHM का एग्ज़ाम देना पड़ता है, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। उसके बाद 3 साल की आपकी पढ़ाई होती है, उसमें आपको सारे अलग अलग खानों के बारे में, पकवान के बारे में सिखाते हैं, कैसे आप होटल में फंक्शन करते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं वो दिल और बिल्कुल जान से वहाँ पे काम करते हैं। 14 घंटे हो या 15 घंटे हो, पता भी नहीं चलता, पूरा दिन निकल जाता है। एंड आई थिंक जब आप यंग होते हो, 18, 19, 20,
आप उस टाइम पे कर सकते हो, मतलब आप भाग दौड़ से आपकी एनर्जी होती है तो आप आराम से कर सकते हो। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप जो भी ये देख रहे हैं वो इससे कुछ ना कुछ लेके जाए वापस, और कुछ ना कुछ घर पे बनाए, एटलीस्ट सोचें कि हम कर सकते हैं और हम भी शेफ बन सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू। वाह 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 वाह। अरे हमको तो पारसी खाना के बारे में पता ही नहीं था एकदम। अरे फेमस लाल जी, पारसी खाना को छोड़िए, पारसी लोगों के इतिहास के बारे में पता है आपको? मैडम जी बता देंगे तो जरूर जान जाएंगे ना। हम जरूर बताएंगे, तो सुनिए। 10वीं शताब्दी में ज़ोरास्ट्रियंस ने गुजरात के तट पर छोटे से गांव संजान में आश्रय लेने की अनुमति के लिए वहां के स्थायी शासक के पास अपना एक दूत भेजा। वहां के स्थानीय राजा यादव राणा ने एक गिलास दूध भरकर वापस उन्हें भेजा, ये इशारा करने के लिए कि यहाँ समृद्धि भरपूर है, रहने का स्थान नहीं है। लेकिन शरणार्थी के नेता बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने उसी दूध के गिलास में चीनी डालकर वापस भेजा, ये संकेत के साथ कि उनका संप्रदाय मधुरता और स्वाद ही प्रदान करेगा, बिना कोई रंग या रूप को बदले। साथ ही उनकी संस्कृति के साथ वे घुल मिल जाएंगे। इस प्रदर्शन से वहां के राजा खुश हो गए और गुजरातियों ने ज़ोरास्ट्रियंस को अनुमति दे दी और समय के साथ वे पारसी के नाम से जाने गए। वाह मैडम जी वाह। श्रुति जी, इसके आगे मैं बताती हूँ। ये लोग गुजरात के समुद्र तट पर रहने लगे। ना सिर्फ उन्होंने भाषा और साड़ी को अपनाया, बल्कि पाक शैली की तकनीक और सामग्रियों को भी अपनाया है। उन्होंने भारतीय पाक शैली को अपने खाद्य के संस्कृति में अपनाया और उन्होंने एक नए खाद्य संस्कृति का आविष्कार किया। वाह मैडम जी, एक दिन हम सब जना ना पारसी खाना खाने जरूर जाएंगे। बिल्कुल। अरे ये तो भारत है, विविधता में ही एकता है? हाँ, और हम अपने इस कार्यक्रम के जरिए सबके साथ अपनी खुशी बांटना चाहते हैं। तो दोस्तों, अब अलविदा कहते हैं, फिर आपसे मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में आपके पसंदीदा प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है छटाक भर खुशी। तब तक हम तीनों की ओर से नमस्कार।